सो हेलो गाइस, दिस इज मी अंकिता, वेलकम टू माय चैनल एसी एडोहब। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर 11 ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री रेबल्स एंड राज, एंड दिस इज पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके जरूर देख लेना, ठीक है। एंड साथ में आपको जो है नोट्स भी मिल जाएंगे, तो इन वीडियोज को देखने के बाद आप नोट्स को भी देख लेना। बहुत ही प्रॉपर एंड क्लियर वे में दे रखी है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी उससे, ठीक है। तो चैप्टर की वीडियोज जो है देखने के बाद नोट्स भी देख लेना, तो बहुत ज्यादा अच्छा जो है आपको आइडिया हो जाएगा इस चैप्टर के बारे में। ओके, सो इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दे देती हूँ कि पार्ट 1 में हमने क्या किया था। जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए, ठीक है, एक छोटा सा रिकैप कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया था। तो एक्चुअली हम देख रहे थे ये जो रिवॉल्ट है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 या फिर सिपाही म्यूटिनी, सिपाही की जो रिवॉल्ट हुई थी, सिपाही विद्रोह जिसको हिंदी में बोला जाता है, ये शुरू हुआ था कब से? 1857 फ्रॉम मेरठ। तो ठीक है, सो मेरठ वाज द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे म्यूटिनी जो है स्टार्ट हुई थी। म्यूटिनी का, रिवॉल्ट का मतलब मैंने दोनों का मतलब आपको फर्स्ट पार्ट में समझा दिया था। एंड साथ में हम ये देख रहे थे कि ये जो रिवॉल्ट हुआ है उसका पैटर्न कैसा था, एक इसका प्रॉपर पैटर्न था। एंड बिकॉज ये जो प्रॉपर पैटर्न जो एक मेंटेन था ड्यू टू इट्स गुड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो पैटर्न कैसे था, जैसे हम देख रहे थे कि फर्स्ट वो शुरू करते थे गन फायरिंग से या फिर बगल बजा के, उसके बाद जाके वो सबसे पहला काम क्या करते थे, बेल ऑफ आर्म्स को सीज करते थे। एंड उसके बाद वो जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है जैसे पोस्ट ऑफिस या फिर पुलिस स्टेशन वगैरह जो भी है, इनको क्या करते थे, अटैक करते थे। एंड बेसिकली क्या हो गया था उस टाइम में, जो भी इंस्टीट्यूशन या फिर जो भी ऑफिस जो है या फिर जो भी चीजें ब्रिटिश से कनेक्टेड थी, उसको जाके वो क्या कर रहे थे, अटैक कर रहे थे। काफी मनी लेंडर्स को, रिच मनी लेंडर्स वगैरह जो उनको ऑपरेस करते थे, एंड ब्रिटिशर्स के साथ भी इनका काफी अच्छा रिश्ता था, उनको भी जाके वो अटैक कर रहे थे, ठीक है। लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन दिल्ली एंड मेरठ ये कट हो चुका था। तो ऐसे करके जो है रिवॉल्ट आगे बढ़ रही थी, एंड काफी सारी जगहों में जो है रिवॉल्ट हुआ था। एंड इनका एक प्रॉपर कम्युनिकेशन था, जिसका जो है हमने 2-3 एग्जाम्पल्स देखे थे, जिसके थ्रू हमने देखा था कि कम्युनिकेशन कैसे हम देख सकते हैं कि उनके बीच में कभी ना कभी कम्युनिकेशन होता था। उसको देखने के बाद ना हम क्या कर रहे थे, बैक में जा रहे थे। उसके बाद हम क्या देख रहे थे कि क्या रीजंस थे इस रिवॉल्ट के। तो हमने देखा कुछ रूमर्स फैल रहे थे और कुछ भविष्यवाणियां फैल रही थी उस टाइम में। रूमर, जैसे एक रूमर आपको याद होना चाहिए, दैट इज द बुलेट, ठीक है। जो बुलेट जो उसको जब रिलोड करना होता था इन दी राइफल, तो उसको क्या करना पड़ता था, टीयर करना पड़ता था। एंड वो जो बुलेट है किससे बनती थी, कोटिंग ऑफ काउ एंड पिग। एंड जो उनको लगता था कि हिंदूज एंड मुस्लिम दोनों को लगता था कि उनकी जो रिलीजन है, उनकी जो कास्ट है, उसको जो है ये हार्म कर रही है या फिर उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा है, इसलिए वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। एंड उनको ऐसा लग रहा था कि जो ब्रिटिश है हम पे क्रिश्चियनिटी इम्पोज करना चाह रही है, ठीक है। इस डर से, इस ये जो फेथ है अपने रिलीजन पे, ठीक है, कास्ट पे, इस वजह से वो डर गए थे। एंड इसकी वजह से वो क्या कर रहे थे, रिवॉल्ट कर रहे थे। साथ में और एक देखा था कि हमने बोन डस्ट जो है आटे में मिलाया जाता था, उसके बाद कोई आके रात को जो रोटियां जो है डिस्ट्रीब्यूट करता था। उसके बाद भविष्यवाणियां फैल गई थी, ब्रिटिश राज खत्म होने वाला है। ये सब सारी चीजें हमने देखी थी, एंड जो कि हम कह सकते हैं इट्स वन ऑफ द रीजन फॉर दिस रिवॉल्ट। ओके, उसके बाद हम सेकेंड चीज देखेंगे अवध के बारे में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अवध इज द हार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया, ठीक है। इसको जब एनेक्स किया गया तब क्या हुआ एंड क्यों रिवॉल्ट हुआ, ये सब चीजें हम देखेंगे। अब देखो क्या था 1851 में अवध में 1851 में गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलहौसी, ठीक है। 1851 में कौन थे, लॉर्ड डलहौसी द गवर्नर जनरल। एंड उन्होंने उस टाइम पे एक बात बोली थी, दैट अवध इज अ चेरी that will drop into our mouth one day। मीन्स अवध एक वो चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आके उनको गिरना ही है। मीन्स हमारा जो है, हमको जो है अवध एक दिन मिलेगा ही, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला था। एंड लगभग 5 साल के बाद जो है उन्होंने अवध को एनेक्स कर लिया था, ठीक है। बट इसकी जो प्लानिंग है ये ऐसे नहीं तुरंत हो गई थी कि 51 में बोला तो 56 में एनेक्स कर लिया, नहीं। बहुत ज्यादा गहरी सोच के साथ जो है ये आगे बढ़े थे। कैसे हुआ था देखो, 1801 में जो वहाँ के जो नवाब है, जो अवध के नवाब है, वो ब्रिटिशर्स के साथ सहायक संधि में आए थे। मीन सब्सिडियरी अलायंस उन्होंने किया था। अब सब्सिडियरी अलायंस ये एक अलायंस है जो लॉर्ड वेलेस्ले ने इसको मतलब इंट्रोड्यूस किया था इन 1798
8। एंड इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो भी नवाब या फिर जो भी प्रिंसेस, प्रिंसली स्टेट, प्रोविंसेस, जो भी इनके साथ ये सहायक संधि करता है उसको ब्रिटिशर्स के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मानने होते हैं, कुछ इसके रूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे जब आप कभी जो प्रिंसेस है या फिर जो प्रिंसली स्टेट है, जब सहायक संधि पे आते हैं, सब्सिडियरी अलायंस करते हैं, तो उनकी जो भी आर्मी है, जो भी कंटिजेंट है, जो उनके बॉर्डर्स पे तैनात होते हैं, उनको कंट्रोल करेगा ब्रिटिश, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आप किसी दूसरे राज्य पे जाके हमला करोगे तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको ब्रिटिशर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। देखो इस सब्सिडियरी अलायंस जो है, इससे क्या होगा कि जो भी एक्सटर्नल कंट्रोल है, जो भी मिलिट्री पे कंट्रोल है, कंटिजेंट पे कंट्रोल है, उसकी पे किसका जो रूल आ जाएगा, उस पे जो है ब्रिटिशर्स का पावर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ब्रिटिशर्स का पावर ज्यादा हो जाएगा तो वो जो भी चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो दैट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ द सब्सिडियरी अलायंस। तो ये जो सब्सिडियरी अलायंस की गई थी, इसमें क्या होता था कि जो भी कंटिजेंट वगैरह आप जो है ब्रिटिशर्स संभालेंगे, उसके बदले जो है उनको जिस जो भी प्रोविंस है या फिर जो भी प्रिंसली स्टेट है जिसके साथ भी वो कर रहे हैं, उनको जो है रिसोर्स देनी पड़ेगी, साथ में टैक्सेस देने पैसे देने पड़ेंगे, टैक्सेस देने पड़ेंगे। ये था मीन्स कि आपकी जो आर्मी है, मान लो इंडिया है, एंड ऐसे कोई बोलता है कि आपकी जो आर्मी वगैरह है हम संभालेंगे एंड इसके लिए जो रिसोर्सेज है, पैसे है, वो आप हमें दो। तो इससे क्या हो जाएगा, पैसे तो जा ही रहे, उल्टा जो पावर है वो उनका ब्रिटिशर्स का पावर जो है उस स्टेट पे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। एंड उस वक्त पे ना इन ब्रिटिशर्स को उस टेरिटरी पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, बिकॉज उनकी जो अवध की जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा अच्छी थी फॉर कॉटन एंड इंडिगो प्लांटेशन, ठीक है। इसलिए उनको उस टेरिटरी पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था कि हमें इसको लेना है। एंड इन 1850s आते आते जो है इन्होंने कर्नाटक, दुआब, वेस्ट बंगाल एंड पंजाब, इन सारे टेरिटरीज को वो ऑलरेडी जो है एनेक्स कर चुके थे। एंड 1856 में इन्होंने अवध को भी एनेक्स कर लिया एंड इनका जो साइकिल है पूरा हो गया, ठीक है, एनेक्सेशन का, टेरिटोरियल जो एनेक्सेशन है उसका पूरा हो गया। तो मतलब 1850s तक जो है वो सारे पंजाब, वेस्ट बंगाल, दुआब, कर्नाटक सारे पार्ट्स को जो है कैप्चर कर चुके थे, एनेक्स कर चुके थे। एंड 1856 में जो है इन्होंने अवध को भी एनेक्स कर लिया। इन्होंने ये बोल भी दिया था 1851 में कि इट इज अ चेरी दैट विल फॉल इनटू आवर माउथ वन डे, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, The life was gone out of the body। अब क्या हुआ, उसको अनेक्स कर लिया, अवध को अनेक्स कर लिया, उसके नवाब को क्या करेंगे, ऑफ कोर्स डिथ्रोन कर देंगे। तो नवाब जो थे वहां के वजीर अली शाह वाज डिथ्रोन, उसको हटा दिया गया, वजीर अली शाह को हटा दिया गया एंड कैलकाटा में जेल में डाल दिया गया, एग्जाइल में डाल दिया गया, ओके। एंड इन्होंने ये बोला, इन्होंने ये एलिगेशन लगाया वजीर अली शाह पे कि ये जो है अनपॉपुलर लीडर है, इनको अपनी जो पावर है ठीक से संभालनी नहीं आती, ठीक से काम करना नहीं आता, इसलिए जो है हमने इसको हटा दिया, ठीक है, इस नवाब को जो है हमने हटा दिया। बट ऑन द अदर हैंड ये बिल्कुल ऑपोजिट था, क्योंकि लोग जो है इनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे, ठीक है। एंड जब इनको जेल में डाल दिया गया ना, तो एक भी घर या फिर एक भी मार्केट ऐसा नहीं होगा जो दुख में मतलब दुख प्रकाश ना किया हो या फिर जिसको दुख ना हुआ हो, ठीक है। तो ये कहना था कि ब्रिटिशर्स ने ये एलिगेशन लगाया कि इनको काम करना नहीं आता, बहुत ज्यादा अनपॉपुलर है, कोई ने पसंद नहीं करता। बट उल्टी तरफ ये था कि लोग इनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। एंड जब इनको एग्जाइल में डाला गया, डिथ्रोन कर दिया गया, तो ये बोला गया दी लाइफ वाज गॉन आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी में से जो है जान निकल गई। एंड जो हम कह सकते हैं एक भी घर ऐसा नहीं था जिन्होंने इनके जाने की दुख ना मनाई हो, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द थिंग कि लाइफ वाज गॉन अबाउट द बॉडी। तो ये जो फ्रेज है, दैट इज द चेरी विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे एंड द लाइफ वाज गॉन आउट ऑफ द बॉडी, ये क्लियर है, ओके। तो अब देखो इसके बाद ये टॉपिक है फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो अब ये एनेक्सेशन के बाद ना लोग और भी ज्यादा भड़क गए, पहले से ही र्यूमर्स चल रहे थे, अब लोग और भी ज्यादा भड़क गए इस एनेक्सेशन से, ठीक है, और वजीर अली शाह के डिथ्रोनिंग से। तो इस दुख में, इस ग्रीवेंसेस में जो है, जो कि सिपॉइस थे, जो प्रिंस थे, जो तालुकदार थे, जो पीजेस थे, सब एक साथ आ गए और उनका मेन एम क्या था, इस फिरंगी राज को एंड करना, ठीक है। तो क्या था इनका एम, फिरंगी राज को एंड करना है,
जिसकी वजह से इसका टाइटल पड़ा है फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो अब एक मेन एम क्या आ गया था इनका, दैट फिरंगी राज को एंड करना। अब क्या हो रहा था, देखो इस एनेक्सेशन से यही नहीं कि राजा को जो है, नवाब को जो है डिथ्रोन किया गया, बल्कि इसके साथ साथ तालुकदार्स को भी डिथ्रोन किया गया था, डिस्पोजेस किया गया। तालुकदार्स को भी उनके पास पता है जो प्री ब्रिटिश टाइम में या फिर उससे पहले जो है तालुकदार्स के बाद काफी ज्यादा पावर होती थी। उनके पास अपना फोर्ट होता था, उनके पास अपनी आर्मी होती थी। जैसे जो बड़े बड़े तालुकदार्स होते थे उनके पास लाइक समथिंग 12,000 जो है उनके पास फुट सोल्जर्स होते थे, एंड जो छोटे तालुकदार्स होते थे उनके पास 200 फुट सोल्जर्स होते थे। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हो। तो उनके पास सोल्जर्स भी होते थे, उसके बाद उनके पास फोर्ट होता था, एंड अपनी जो है कोर्ट वगैरह सारी होती थी, साथ में इनके पास एक पावर होता था। एंड ये जो है किंग्स के साथ लॉयल होते थे, तो मतलब कुछ तो मतलब लॉयल होते थे, कुछ इतने लॉयल नहीं होते थे। तो ये जो है इनके पास भी एक सुज़ेरेनिटी थी, इनके पास भी एक पावर था पहले। अब जब ब्रिटिश ने इसको एनेक्स कर लिया, तो नवाब को तो हटाया, साथ साथ इन्होंने तालुकदार्स को भी अपने लैंड से डिस्पोजेस कर दिया और बोला कि ये जो लैंड है ये इन्होंने जो है इलीगल तरीके से हड़पा है। एंड साथ में ये क्या लाया गया, दिस समरी सेटलमेंट ऑफ 1856। तो देखो क्या हुआ, ये बोला गया कि ये जो तालुकदार्स है इन्होंने अपने लैंड को जो है गलत तरीके से, इलीगल तरीके से, अपने पावर से जो है इस लैंड को इन्होंने हड़पा है। इसलिए जो 1856 समरी सेटलमेंट लाया गया एंड इनको जो है डिस्पोजेस किया गया, बोला गया कि ये जो लैंड है हम उन लोगों को देंगे जो इनका असली मालिक है, असली हकदार है। ठीक है, ये बोल के लिया गया उनसे लैंड, बट ऐसा कभी हुआ ही नहीं। उल्टा क्या हुआ, इनकी जो रेवेन्यू है वो बढ़ा दी गई, 30 to 70% रेवेन्यू उनकी बढ़ा दी गई। ठीक है, साथ में देखो इसमें और एक चीज जो है, तालुकदार्स के पास विलेजेस भी काफी ज्यादा होते थे। लाइक प्री ब्रिटिश टाइम में इनके पास 68% जो है विलेजेस होते थे, जबकि जब ये ब्रिटिश ने इनसे डिस्पोजेस कर लिया तब करीब 38% ही जो है बच गए थे। तो काफी इनके पास पावर होता था, फोर्ट होता था, इतने सारे विलेजेस होते थे, अपने सोल्जर्स होते थे, वो सारे इनसे छिन गए। इसलिए तालुकदार्स भी जो है गुस्से में थे। उल्टा ये समरी सेटलमेंट लाए जहाँ पे जो है इनको तालुकदार्स को डिस्पोजेस कर दिया गया, बोला कि इसके असली जो लोग हैं, असली जो इसके ओनर्स है उसको लाया जाएगा, ताकि जो पीजेंट्स के ऊपर जो सप्रेशन होता है, ठीक है, जो पीजेंट्स को ऑप्रेस किया जाता है वो भी कम हो। ठीक है, जो पीजेंट्स है उस पर भी स्ट्रेस जो है कम पड़े, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने उल्टा क्या कर दिया, इस रेवेन्यू को बढ़ा दिया, 30 to 70% रेवेन्यू उन्होंने बढ़ा दिया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, पीजेंट्स तो गुस्से थे ही, पहले से ही ये गुस्सा थे, उसके बाद जो है इनका जो है रेवेन्यू बढ़ा दिया गया, और ज्यादा गुस्सा हो गया। उल्टा जो है तालुकदार से डिस्पोजिशन हो गया, तालुकदार्स के डिस्पोजिशन से तालुकदार्स गुस्से में आ गए, नवाब्स को हटा दिया गया, प्रिंस वगैरह सारे जो है सारे एकदम वॉयलेंट हो गए। ठीक है, एंड साथ में देखो ये जो तालुकदार्स के साथ जो पीजेंट्स का रिलेशन था काफी हद तक सही था। ठीक है, मतलब कुछ जो तालुकदार्स थे वो तो ऑप्रेसिव थे, ऑप्रेस करते थे प्री ब्रिटिश टाइम पे, बट ये भी था कि कुछ जो तालुकदार्स थे अच्छे भी थे, जेनरस थे, काइंड थे। अब क्या हुआ, तालुकदार्स तो हट गए, तो अब क्या हुआ, जो टोटल कंट्रोल हो गया पीजेंट्स पे वो किनका था, ब्रिटिशर्स का था। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स तो इतने दयालु कहाँ से होंगे। ठीक है, तो जब इनका क्रॉप फेलियर हो जाता है या फिर जब फसल इतनी अच्छी नहीं होती, एग्रीकल्चर इतना अच्छा नहीं होता, फिर भी उनको जो है रेवेन्यू देना पड़ता है। जबकि जब तालुकदार थे वो क्या करते थे, कभी कभी जो अच्छे तालुकदार होते थे वो माफ कर देते थे या फिर उनको सपोर्ट करते थे, लोन दे देते थे। ठीक है, बट अभी वैसा कुछ था ही नहीं, बिकॉज अब सब कुछ किसके पास चला गया, ब्रिटिशर्स के पास। तालुकदार से भी सब कुछ छिन गया, पीजेंट्स के ऊपर तो ऑपरेशन हो ही रहा है, इनका टैक्स बढ़ा दिया गया है, क्रॉप फेलियर के टाइम पे भी टैक्स वैक्स लिया जाता है, तो इससे जो है और ज्यादा लोगों पे जो है गुस्सा भड़कने लगे। ठीक है, मतलब लोग और ज्यादा गुस्सा हो गए। थर्ड आते हैं सिपॉइज। ठीक है, अब हम देखते हैं सिपॉइज क्यों गुस्सा थे। सिपॉइज इसलिए गुस्सा थे, एक तो इनका पेमेंट जो है ये ठीक से नहीं करते थे, मतलब पेमेंट कम करते थे, इनको इतनी अच्छे से छुट्टियां नहीं देते थे। एंड क्या होता था ना कि पहले 1856 से पहले क्या होता था, इनके साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेवियर वगैरह सही था ब्रिटिश का, मीन्स इनके साथ ही एक्टिविटीज करते थे एंड इनके साथ बातचीत करते थे, मतलब सब कुछ सही था। इनकी भाषा में भी, वो भाषा भी उनका सीख चुके थे, जो हिंदुस्तानी भाषा है वो भी ब्रिटिशर्स सीख चुके थे, तो सही चल रहा था। बट धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ना ऐसे होने लगे, वो अपना ज्यादा ईगोइस्टिक होने लगे एंड इनके ऊपर ज्यादा सप्रेशन करने लगे, मीन्स एक दादागिरी टाइप का ये करने लगे थे। ठीक है, तो मतलब पहले इनका रिलेशन अच्छा था सिपॉइज के साथ, बट धीरे धीरे क्या होता गया, वो अपने आप को सुपीरियर मानने लग गए एंड इन पे जो है क्या करने लग गए, ऑपरेशन करने लग गए। तो इस वजह से जो है सिपॉइज
भी गुस्से में आ गए थे। ओके, तो इसलिए सारे जो है मिलके रिवॉल्ट कर रहे थे। एंड सिपॉइज जो है ज़्यादातर कहाँ से आते थे? अवध से आते थे। तो जो अवध को क्या बोला जाता था? नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी, क्योंकि बंगाल आर्मी के जो सारे ज़्यादातर मेजॉरिटी जो सिपॉइज आते थे वो कहाँ से आते थे? अवध से आते थे। इसलिए अवध में जो है रिवॉल्ट हुआ था। इतना समझ आए क्यों अवध में रिवॉल्ट हुआ था? बिकॉज पीजेंट्स, एक तो एनेक्सेशन हुआ था, उसके बाद आपको ये बोलना है तालुकदार गुस्सा थे क्योंकि उनसे डिस्पोजिशन कर लिया गया था, उनके सारी जो पावर्स, ऑथोरिटी, फोर्ट, सोल्जर्स जो है छीन लिया गया था। समरी सेटलमेंट आया था 1856 में, ठीक है, उसके तहत जो है सब कुछ डिस्पोजेस कर लिया गया था एंड ये बोला गया था कि एक्चुअल ओनर्स को देंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। सेकेंड थिंग है जो पीजेंट्स इसलिए गुस्सा थे बिकॉज एक तो उन पर टैक्स ज़्यादा बढ़ गया था, दूसरा जो है टोटल कंट्रोल अभी ब्रिटिशर्स का आ चुका था, ठीक है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कत हो रही थी। थर्ड इज सिपॉइज भी गुस्सा थे बिकॉज सिपॉइज के साथ जो है उनका रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था। वो जो है ब्रिटिश जो है अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहा था, साथ में उनको लीव कम दिया जाता था, हॉलीडे, छुट्टी ये सब कम मिलता था, पेमेंट भी इनको कम किया जाता था, जिस वजह से सिपॉइज, तालुकदार, पीजेंट एंड साथ में ये जो नवाज, प्रिंस वगैरह ये वैसे भी इनसे जो है गुस्सा थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं व्हाट दी रेबल्स वांटेड। तो रेबल्स क्या चाहते थे उस टाइम पे, इसका हमें कहाँ से पता चला है, क्या सोर्स है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि रेबल्स आखिरकार क्या चाहते थे। तो उस टाइम में ब्रिटिशर्स का ये हमेशा से मानना था ये जो रेबल्स है ये बहुत अनग्रेटफुल है, बारबेरिक है, ये सब वो बोलते थे, ठीक है, कि ये इतना मतलब इनको जो है इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये बात है, ये ऐसे ही बोलेंगे कि ये अनग्रेटफुल है, ये बारबेरिक है। तो उस टाइम में जो है जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह मिली है सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने उनको रिकॉर्ड किया है एंड कुछ जो है इनको भी मौका मिला था, जो रेबल्स हैं इनको भी मौका मिला था कि आप भी रिकॉर्ड वगैरह करवाओ, बट एक्चुअली जो थे वो इलिटरेट थे। तो उनका अगर कोई रिकॉर्ड भी है तो हम उसको उन्होंने अपना जो आइडियाज़ है या फिर जो भी ओपिनियंस है, थॉट्स है, उन्होंने इतने अच्छे से वो शेयर नहीं कर पाए बिकॉज एक तो वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। तो जो भी उनके रिकॉर्ड्स है इससे तो हमें काफ़ी इतना पता नहीं चला है, बट जो है हम ब्रिटिशर्स के कुछ सोर्स देख सकते हैं। साथ में जो है जो उस टाइम में पैम्पलेट्स बट रहे थे, जो प्रोक्लेमेशन, जो घोषणाएं हो रही थी, ठीक है, और भी जो चीज़ें हो रही थी कम्युनिकेशन के लिए, जो पैम्पलेट्स वगैरह दिए जा रहे थे, जो अपील की जा रही थी, प्रोक्लेमेशन दिए जा रहे थे, इन सब के बेस पे जो है हमने ये देखा कि क्या रेबल्स चाहती थी, व्हाट द रेबल वांटेड। तो फर्स्ट थिंग इज द विजन ऑफ यूनिटी। इनके पास क्या था? द विजन ऑफ यूनिटी। ये एक ऐसा वर्ड था, एक ऐसा फ्रीडम स्ट्रगल था जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब एक साथ आए और इस वॉर को जो है इन्होंने ये जो रिवॉल्ट है उन्होंने किया। तो हिंदू मुस्लिम्स इसमें कोई भेदभाव नहीं था एंड जो भी अपील्स हो रही थी ना, जो भी प्रोक्लेमेशन, जो भी घोषणा उस टाइम में की जा रही थी, ये वो सारे लोगों को अपील कर रही थी कि सारे लोग, आप किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी क्रीड के हो, आप आओ और इस रिवॉल्ट में जो है अपना पार्टिसिपेशन दो, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं था कि आप हिंदू हो तो आओ, आप मुस्लिम हो तो आओ, ऐसा नहीं था। उसमें हर एक रिलीजन, हर एक कास्ट, हर एक क्रीड को बुलाया जा रहा था कि आप आओ और हमारे इस रिवॉल्ट में साथ दो, ठीक है। कुछ जो घोषणाएं हैं वो मुस्लिम प्रिंसेस वगैरह भी कर रहे थे, ठीक है, बट जो मुस्लिम प्रिंस जो कर रहे थे, जो घोषणाएं कर रहे थे, वो ये भी ध्यान रख रहे थे कि जो हिंदूज के सेंटिमेंट है उनको वो हर्ट ना करे, ठीक है। तो उस टाइम में मुस्लिम्स जो है वो भी जो है घोषणाएं कर रही थी, अपील कर रही थी एंड ये इतना भी ध्यान रख रहे थे कि हिंदूज की जो सेंटिमेंट है इसको हर्ट ना करे। साथ में कुछ घोषणाएं या प्रोक्लेमेशन जो है बहादुर शाह के नाम पे भी निकला था एंड ये बोल रहे थे कि आप महावीर और मोहम्मद के अंडर जो है आप अपना पार्टिसिपेशन दो, इसको ज्वाइन करो, रिवॉल्ट को ज्वाइन करो, ठीक है। तो बेसिकली ये अपील की जा रही थी कि आप आओ और इस रिवॉल्ट में जो है अपना साथ दो, ठीक है। एंड इसके लिए बेसिकली वो घोषणाएं कर रहे थे, आप किसी भी जाति, किसी भी कास्ट, किसी भी क्रीड के हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, बट आप आओ और इस फिरंगी राज के खिलाफ जो है अपना प्रोटेस्ट करो, अपना रिवॉल्ट करो। तो ये जो चीज़ है ये ब्रिटिशर्स से तो बच नहीं रही थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिसंबर के टाइम पे, ठीक है, 1857 के टाइम पे इन्होंने यूपी में जो है 50,000 रुपये दिए ताकि ये हिंदू को मुस्लिम के खिलाफ भड़का सके, बट ये टोटली फेल हो गया था बिकॉज उनकी ये विजन थी, द विजन फॉर यूनिटी, ठीक है। वो सारे यूनाइट होके
एक साथ जो है ब्रिटिश राज के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। सेकंड है अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन। देखो इसमें ना वही पुरानी चीज है जो हम पहले बात कर रहे थे। तो इसमें जो है अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन में जो उनके ऑपरेसर थे, जो ब्रिटिश राज थे, उनके खिलाफ जो है इनका सब कुछ अगेंस्ट थे उनके, ठीक है। जो भी ब्रिटिश से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो उनको अटैक कर रहे थे। मनी लेंडर्स के बही खाता वगैरह जला दिया गया था, मनी लेंडर्स को अटैक कर रहे थे बिकॉज ये भी जो है ब्रिटिशर्स से क्लोज थे, इनको ऑपरेस करते थे। तो इनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो रहा था, इनके खिलाफ भी रिवोल्ट हो रहा था। इसके पीछे क्या रीजन है? एक तो इनका जो रेवेन्यू का जो सिस्टम इनका था इनको पसंद नहीं था। दूसरी चीजें जो र्यूमर्स फैल गई थी जिसकी वजह से लोगों के अंदर वैसे भी डर था कि यार हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, कास्ट नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो लोगों के मन में फियर था उस वजह से भी ये रिवॉल्ट कर रहे थे। थर्ड थिंग इज इनको लग रहा था कि क्रिश्चियनिटी जो है इन पे इम्पोज करना चाह रही है, तो इस वजह से कर रहे थे। हमने तालुकदार का केस देखा कि उनको क्यों इतना ज्यादा गुस्सा आया था, बिकॉज इनको डिस्पोजेस कर दिया गया था, इनसे सारी पावर ली गई थी, एनेक्सेशन हो गया था, नवाब को हटा दिया गया था। तो ये जो सारी रीजन है इस वजह से जो है दे वेर अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन। तो ये जो है ब्रिटिश राज के खिलाफ जो है क्या कर रहे थे, अपना रिवॉल्ट कर रहे थे। थर्ड है दी सर्च फॉर ऑल्टरनेट पावर। अब देखो जैसे ब्रिटिश राज जो है, ब्रिटिश रूल जो है कोलैप्स हो गया था, ठीक है, धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा था। तो उस टाइम में क्या हुआ, ऑल्टरनेट गवर्नमेंट की तैयारी की जा रही है, ऑल्टरनेट एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी की जा रही थी इन दी दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ, ठीक है। वहां पे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप वगैरह वो बना रहे थे। एंड जैसे प्री ब्रिटिश टाइम में चलता था वैसे वो चीजें लाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे अपॉइंटमेंट्स कर रहे थे वेरियस पोस्ट के लिए। उसके बाद जो रेवेन्यू सिस्टम है उसको दोबारा ला रहे थे। एंड जो ट्रूप्स है, जो सिपाहीज है, उनको जो है पेमेंट दिया जा रहा था। तो जो भी चीजें गड़बड़ थी उनको जो है ठीक की जा रही थी, रेवेन्यू सिस्टम को ठीक किया जा रहा था, पेमेंट दिया जा रहा था। एंड जो लूट प्लंडर ये सब चल रहा था, ये सारी ऑर्डर जो है बंद कर दी गई थी। एंड एक एडमिनिस्ट्रेशन वो जो है सेटअप कर रहे थे। एंड एडमिनिस्ट्रेशन मेनली इसलिए भी सेटअप किया गया था, एंड इसका बेसिक पर्पस यही था कि जो वॉर है, जो वॉर चल रही है ब्रिटिश के खिलाफ, जो वॉर करना है ब्रिटिश के खिलाफ, उसकी जो भी जरूरतें हैं उसको पूरी किया जा सके, इसलिए जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बना रहे थे। बट ये ज्यादा दिन चला नहीं। 1858 में आपको पता है ये जो रिवॉल्ट है ये एंड हो गया। तो उस टाइम में जो है सारे जो काउंटर अटैक्स वगैरह थे दोबारा रिट्रीट कर लिया गया था, वापस ले लिया गया था। अवध में बहुत लॉन्ग लास्टिंग रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है, बट उसमें भी जो है आखिरकार जाके 57-58 के लास्ट में जाके जो है सारे काउंटर अटैक्स वगैरह जो है वापस ले लिया गया था, ठीक है। वो क्यों हुआ था वो हम लास्ट टॉपिक में देखेंगे, दैट इज द रिप्रेशन। रिप्रेशन में आखिर क्या हुआ था इस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद लास्ट टॉपिक है द रिप्रेशन। तो इसी टॉपिक से हमें ये पता चलेगा कि ये जो रिवॉल्ट थी, ये इतना जो तगड़ा रिवॉल्ट चल रहा था, ये इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया, ठीक है, इतना शॉर्ट स्पैन क्यों था, क्योंकि 1857 में स्टार्ट हुआ था, 1858 में जो है खत्म हो गया था। बट अगर आप देखें शुरुआत से तो इतना जो है, इतना स्ट्रॉन्ग रेबेलियन था, इतना स्ट्रॉन्ग रिवॉल्ट था, तो आखिरकार ये क्यों खत्म हो गया था। एंड ये जो रिवॉल्ट था इसको हटाने में, इसको गिराने में, ठीक है, इसको खत्म करने में भी मतलब ब्रिटिशर्स के पसीने छूट गए कि इतना स्ट्रॉन्ग रिवॉल्ट था, क्योंकि सारे लोग जो है, हिंदू मुस्लिम सारे लोग इसको जो है सपोर्ट कर रहे थे। तो क्यों आखिरकार ये जो रिवॉल्ट है खत्म हो गया, या जो रिवॉल्ट है इसको कैसे मतलब जो है इंडियंस जो है हार गए ब्रिटिशर से। अब देखो फर्स्ट अटैक करने से पहले, मींस इंडियंस पे अटैक करने से पहले जो ब्रिटिशर्स है इन्होंने क्या किया था, काफी सारे एक्ट्स पास किए थे। मई जून के टाइम में 1857 में काफी सारे एक्ट्स पास किए थे। एंड उसके अंदर मार्शल लॉ भी इन्होंने जो है पेश किया था, ठीक है, मार्शल लॉ भी इन्होंने लगाया था। मार्शल लॉ में क्या होता है कि मिलिट्री को पावर मिल जाती है, मिलिट्री जो है वहाँ के सारे जो है कंट्रोल करती है। बट इसके अंदर क्या हुआ, ये जो मार्शल लॉ लगा था, ठीक है, ये याद रखना, यहाँ का जो मार्शल लॉ लगा था, यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है मिलिट्री को तो पावर थी कि आप जो है कुछ भी कर सकते हो, बट इसके साथ साथ एक एक सिंगल ब्रिटिशर को भी ये पावर दी गई थी कि आपको अगर लगता है कि कोई रेबेलियन है या फिर किसी पे भी शक जाता है तो आप उसको पनिश कर सकते हैं, उस इंडियन को, ठीक है। इसकी सजा एक ही होगी, दैट इज सजाए मौत, मीन्स डेथ। तो जो भी नॉर्मल प्रोसीड्योर था कि ट्रायल करना, उसके बाद जाके कोर्ट में जो भी प्रोसेस है वो सारी हटा दी गई, और एक ही ये जो है ये मार्शल लॉ के अंदर क्या किया गया, मिलिट्री को साथ साथ एक एक ब्रिटिशर को, एक एक ब्रिटोन को जो है ये पावर दे दी गई कि अगर आपको लगता है कि कोई गुनहगार है, कोई दोषी है, कोई सस्पेक्ट है, आप उसको सजा दे सकते हैं। वो सजा क्या होगी, सजाए मौत, ठीक है। एंड जैसे रिवॉल्ट हुआ था, जैसे
इंडियंस ने जो रिवॉल्ट किया था उनका मेन सेंटर कौन सा था, दिल्ली, ठीक है। बट ब्रिटिशर्स ने भी वैसे किया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने दो जगह पे एक साथ हमला किया, दैट इज फर्स्ट इज इन दी गैंगेटिक प्लेस, ठीक है, जो कैलकाटा वाले एरिया था, तो फर्स्ट कैलकाटा में हमला किया एंड साथ में पंजाब में, जो नॉर्थ इंडिया को कैप्चर करने के लिए पंजाब में हमला किया एंड साथ साथ वो दिल्ली को भी रिकनकर कर रहे थे। मीन्स वो दिल्ली तो पहले हार गए थे, ठीक है, उसके बाद दोबारा उसको जो है जीतने के लिए उन्होंने कनकर स्टार्ट कर दिया था। उनकी आर्मी वगैरह जो है ब्रिटेन से मंगवाई गई थी, लॉज वगैरह पास हो गए थे, तो ब्रिटिशर्स एकदम फुल फॉर्म में आ गई थी। तो फर्स्ट उन्होंने दो जगह पे, जैसे यहाँ की जो रिवॉल्ट है, इंडियंस ने जो रिवॉल्ट की थी वो उसका कैपिटल दिल्ली था, मीन्स दिल्ली से, दिल्ली मेरठ वहां से शुरू हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैलकाटा को जो है हमला किया ताकि जो गैंगेटिक प्लेन वाला जो एरिया है, गैंजेटिक प्लेन वाला एरिया, उसको कब्जा करा जा सके। साथ में पंजाब, जिसके थ्रू क्या होगा, दिल्ली को भी वो दोबारा रिकनकर कर लेंगे। तो सितंबर के आसपास इन 1857 उन्होंने दिल्ली को भी जो है दोबारा जीत लिया था। ओके, एंड उसके बाद ये देख रहे थे, इसके बाद जो है कैलकाटा में वो धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रहे थे, गांव मतलब एक एक विलेज को कनकर कर रहे थे, एक एक जो जगह है उसको दोबारा जो है वो जीतने की कोशिश में थे। दोबारा जो है वो मतलब फाइटिंग चल रही थी एंड वॉर चल रहा था वहाँ पे, ताकि वो दोबारा जो है एक एक विलेज, एक एक गाँव, एक एक जो जगह है वहाँ के कनकर किया जा सके। तो यहाँ पे कैलकाटा में हमला चल रही थी। अब बिकॉज दिल्ली में इन्होंने हमला किया था, ठीक है, मतलब पंजाब में हमला किया था ताकि दिल्ली को वो जो है रिकनकर कर सके, पंजाब दिल्ली जो नॉर्दर्न एरिया है उसको वो दोबारा जो है जीत सके। तो वहाँ पे दिल्ली में उसको दोबारा क्या कर लिया था, रिकनकर कर लिया था, मीन्स वो दोबारा जो है ब्रिटिशर्स ने दिल्ली पे कंट्रोल ले लिया था। तो सारे जो ये जो रेबेलियंस है, जो सारे रिवॉल्ट करने वाले थे, ये कहाँ पे गए, दिल्ली में गए, ठीक है, वो सारे मिलके दिल्ली में गए। वहाँ पे जो है कलकत्ता में जो है हमला चल रहा है। तो देखो उस टाइम में सिचुएशन क्या था, ब्रिटिशर्स ने एक तो अपनी आर्मी बाहर ब्रिटेन से मंगवाई थी, इतने सारे लॉ पास कर दिए थे कि जिसको भी सस्पेक्ट हुआ लेके मतलब सजाए मौत दे दो। ऊपर से जो है दिल्ली में भी कंट्रोल करने की कोशिश में थे, दिल्ली को कंट्रोल कर चुके थे, साथ में कैलकाटा में भी जो है एक एक गांव, एक एक जगह को जो है हथियार रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। तो उस टाइम में हालत जो है रिवॉल्ट करने वाले इंडियन रिवॉल्टर्स जो थे, मतलब इंडियंस जो रिवॉल्ट कर रहे थे, उनकी हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। एंड साथ साथ उन्होंने ये भी एनालाइज किया, ये जो रिवॉल्ट इन्होंने किया था 1857 जो सिपॉय म्यूटिनी हुआ था, ये क्यों हुआ था, बिकॉज लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, जिसकी वजह से ये रेबेलियन इतना जो है फैला और जिसकी वजह से इसको हटाना इतना मुश्किल था। तो ये जो रेबेलियन फैला था, ये क्यों फैला था, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा यूनिटी थी। तो ब्रिटिशर्स ये भी ट्राई कर रहे थे कि इस यूनिटी को तोड़ा जाए। तो इन्होंने क्या दिया, जो लैंड ओनर्स थे, ठीक है, जो कुछ लालची लैंड ओनर्स थे, उन्होंने ये सोचा कि हम डिवाइड करते हैं, इनकी जो यूनिटी है इसको डिवाइड करते हैं। तो उन्होंने ये लालच दिया कि जो भी लैंड ओनर्स हमारी बात मानेगा, जो भी हमसे लॉयल होगा, उसको जो है दोबारा अपनी ज़मीन मिल जाएगी, जगह मिल जाएगी। तो जो कुछ लॉयल थे, जो कुछ लालची थे, वो तो आ गए, बट कुछ लैंड ओनर्स जो है मतलब मर गए, या फिर ये हुआ कि वो भाग गए, या फिर उनकी जो तबीयत है खराब हो गई तो लड़ नहीं पाए। तो ये सारी सिचुएशन थी जिसकी वजह से लैंड ओनर्स की भी पावर कम होती जा रही थी एंड जो उनके लॉयल थे उनके साथ आ गए, जिसकी वजह से यूनिटी जो है एकदम टूट गई। एंड इस वजह से जो है 1858 आते आते जो है ये सब कुछ, ये रिवॉल्ट वगैरह खत्म हो गया। अवध को भी जो है उसमें दोबारा पावर गेन कर लिया गया एंड अवध जो है एक सेंटर था जहाँ पे 3/4 ऑफ द मेन वो रिबेलियन में शामिल थे, ठीक है, जो रिवॉल्ट चल रहा था उसमें शामिल थे। तो उसको भी दोबारा जो है कंट्रोल कर लिया गया, यूनिटी जो है तोड़ दी गई लैंड ओनर्स की एंड साथ में दिल्ली को दोबारा रिकनकर कर लिया गया। तो ऐसे सारी जगह जो धीरे धीरे रिकनकर कर लिया गया, सारी जगह जो है धीरे धीरे कब्जा कर लिया गया, यूनिटी तोड़ दी गई। तो उसके बाद जो है ये रिवॉल्ट का कोई मतलब नहीं रहा था एंड रिवॉल्ट जो है धीरे धीरे वीक होता गया, जिसकी वजह से 1858 में ये रिवॉल्ट खत्म हो गया। सो दैट इज रिप्रेशन मीन्स होता है दमन। जो ब्रिटिशर्स का जो दमन था उससे जो है ये रिवॉल्ट जो है एक ही साल टिका था, इससे ज़्यादा ये टिक नहीं पाया बिकॉज ब्रिटिशर्स ने जो है एकदम ज़बरदस्त हमला कर दिया था एंड इसी के साथ इस रिवॉल्ट की
एंडिंग होती है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा इस फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को अगर आप मिला लो तो इसमें हमने देखा कि कैसे रिबेलियन हुआ एंड कैसे जो है क्यों, कौन कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट फैला एंड आखिरकार ये क्यों खत्म हो गया, ठीक है। इस चीज को हमने देखा। सो दैट इज ऑल अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ 1857, सिपाही म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह, एंड दैट इज फॉर द पार्ट 2। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो गुड। सो कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो गुड प्लीज डू लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।